हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आंसरों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन जो है मेडाइवल से भी बच गए थे, तो उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ पर मराठों से, जिसमें है कथन और कारण। तो कथन कहता है कि शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए। आर कहता है उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध की आशाएं त्याग दी थी। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? दोनों ही चीज़ें सही हैं और व्याख्या भी सही है। यहाँ पर देखते हैं व्याख्या क्या है कि शिवाजी ने जून 1665 ईस्वी में मुगल सेनापति जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि की। मुगल सेनापति जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया। जब शिवाजी को लगा कि अब किले की रक्षा करना संभव नहीं है, तो शिवाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया और बिना किसी शर्त के जयसिंह से मिलने गए। अर्थात कथन और कारण क्या है? दोनों सत्य है और उसकी व्याख्या भी। आगे देखते हैं। शिवाजी के समय में परराष्ट्र मामलों के प्रभारी यानी विदेश मंत्री तो सुमंत हो जाएंगे। शिवाजी के राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी। इसमें सर्वप्रथम पेशवा होता था, दूसरा मजूमदार, तीसरा वाक्यानवीस जो प्रतिदिन गतिविधियों और राजदरबार की घटनाओं का विवरण रखते थे, वाक्यानवीस। चौथा था शरुनवीस जो कि सचिव था, पत्र व्यवहार का कार्य संपन्न करता था। पांचवा था दबीर यानी सुमंत जो परराष्ट्र मंत्री के रूप में कार्य करता था। छठा था सर ए नौबत सेनापति जो सैन्य विभाग का अध्यक्ष था। और सातवां पंडित राव दानाध्यक्ष कहलाता था जो धर्म और दान विभाग का प्रधान होता था। आठवां न्यायाधीश था जो न्याय विभाग के प्रधान के रूप में कार्य करता था। तो कुछ जो 8 प्रधान होते थे, लेकिन यहाँ पर परराष्ट्र यानी विदेशी मामलों के प्रभारी मंत्री को क्या कहते हैं? सुमंत कहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मराठों के अंतर्गत गांवों से भू राजस्व वसूलने का कार्य किसका था? तो पटेल का था। पटेल जो थे वो गांवों से भू राजस्व वसूला करते थे। पेशवाओं के प्रशासन काल में पुराने आत्मनिर्भर और स्वावलंबी ग्राम समुदाय का महत्व कम नहीं हुआ। ग्राम का मुखिया पटेल होता था, वहीं मुख्य राजस्व अधिकारी, मुख्य पुलिस दंडाधिकारी और साथ ही मुख्य न्यायाधीश का दायित्व भी संभाला था। यह ग्रामीणों तथा पेशवा के प्रशासन के बीच मध्यस्थ था। आगे देखते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान कौन था? तो यहाँ पर इब्राहिम गर्दी हो जाएंगे। इब्राहिम गर्दी जो हैं वो पानीपत के तृतीय युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर फिर से वही पानीपत से रिलेटेड ही है, जिसमें एक वक्तव्य है कि 2 मोती विलीन हो गए हैं, 22 सोने की मोहरें विलुप्त हो गई हैं और चांदी और तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। तो ये किसने कहा था? यह 18वीं शताब्दी के द्वितीयार्ध के युद्ध में एक भारतीय शक्ति के पराभव का कूट संदेश था। वह भारतीय शक्ति थी। तो ये पेशवाओं के लिए था। पेशवा थे। पानीपत के तृतीय युद्ध जो कि 1761 मराठा बुरी तरह से पराजित हो गए थे और फिर उन्होंने कहा था पेशवा ने कि यहाँ पर क्या यहाँ पर एक है, इस भयानक सत्यानाश की सूचना जो है पेशवा की एक व्यापारी ने संदेश के रूप में पहुंचाई थी और यही पहुंचाई थी इसी तरह से कि 2 मोती विलीन हो गए हैं, 22 सोने की मोहरें विलुप्त हो गई हैं और सोने और तांबे और चांदी का तो गणना ही नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सालवाई की संधि द्वारा अंग्रेजों ने किसे स्वीकार किया था? तो सालवाई की संधि के माधव राज नारायण को स्वीकार किया था। तो ये वही वाला है जिसमें रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में आता है और खुद ही पेशवा बनना चाहता है। कुछ इस तरह की घटना थी। तो फाइनली जो है ये डिसाइड होता है कि माधव राज नारायण जो है
उसको स्वीकार कर लेते हैं। एक संधि के तहत सालवाई की संधि। महादजी सिंधिया ने सालवाई संधि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 17 मई 1782 को सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने माधवराय नारायण को अधिकार विशिष्ट पेशवा स्वीकार कर दिया। अगला क्वेश्चन है मुगलों के पतन से संबंधित। तो 1719 में फर्रुखसियार के पदे ज्योति के पश्चात निम्नलिखित में से किस दरबारी गुट ने सैयद भाइयों की शक्ति को समाप्त कर दिया था? तो तुरानी 1719 में फर्रुखसियार के पद से हटने के पश्चात सैयद बंधु की शक्ति को तुरानी दल ने समाप्त कर दिया था। तुरानी दल के नेता कौन थे? चिनकलिज खां और अमीन खां। आगे 18वीं शताब्दी में बंगाल के किस निम्नलिखित नाजिम ने मुगल बादशाह को दिए जाने वाले कर की राशि को कम कर दिया था? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां वही है जो कहते हैं कि अंग्रेज़ों को मधुमक्खी कहते हैं कि अगर इनके पालेंगे तो शहद देंगे, और अगर इसको छिड़ा जाएगा तो ये काट काट के हमें सुझा देंगे। तो इस तरह से क्या है, अलीवर्दी खां का ये कथन था। तो इन्होंने ही क्या है, जो कर भेजते थे वो कम कर दिया था। तो व्याख्या देखते हैं। समकालीन स्रोतों के अनुसार जहां मुर्शीद कुली खां और शुजाउद्दीन प्रतिवर्ष मुगल दरबार में 1 करोड़ रुपए बतौर नजराना भेजा करते थे, वहीं अलीवर्दी खां ने 15 वर्षों की कुल 40 लाख से 50 लाख रुपए ही भेजे। अलीवर्दी खां ने वार्षिक नजराने का भुगतान बंद कर दिया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री जो है वो मूसलीपट्टनम में की गई। तो प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री मूसलीपट्टनम में स्थापित की गई। यहाँ पर देखते हैं, भारत में अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कारखाना 1611 ईस्वी में पहला व्यापारिक कारखाना मूसलीपट्टनम में खोला। भारत में अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक कोठियाँ फैक्ट्रियाँ काम करने का पहला प्रयत्न 1608 में हुआ था। कंपनी ने कप्तान हॉकिंस को भारत भेजा और वो जहांगीर के दरबार में आए, और फिर यहाँ पर पुर्तगालियों ने उसका बहुत कोशिश की कि वो दरबार में पहुँच ही नहीं पाए, लेकिन वो फाइनली पहुँच जाता है और वहाँ पर जहांगीर को बहुत प्रभावित करता है। 1909 में पहुँचता है। हॉकिंस ने अंग्रेज़ों को सूरत में बसने के लिए दरखास्त दी थी। प्रारंभ में मुगल बादशाह ने उसका अच्छा स्वागत किया और उसकी दरखास्त को मंजूर भी कर दिया। मंजूर करने की इच्छा प्रकट की, किंतु पुर्तगालियों ने यहाँ पर क्या कर दिया, शत्रुतापूर्ण कारनामों और सूरत के सौदागरों के विरोध के कारण उसने अंग्रेजी कप्तान की बर्खास्त को नामंजूर कर दिया। मतलब यहाँ पर जहांगीर के कान भड़का दिए जाते हैं और फिर वो पहले तो ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल मंजूरी दे देंगे, लेकिन बाद में फिर नहीं देते हैं। इसी तरह सूरत में अंग्रेज़ों का प्रथम कारखाना जहांगीर के फरमान के बाद 1613 में खुला। तो 1613 में खुला था सूरत में, 1613 में, और सबसे पहले मूसलीपट्टनम में। ये 1613 में, मूसलीपट्टनम का सबसे पहले है 1611 में। आगे देखते हैं, ब्रिटिश विस्तार एवं प्रशासन। ब्रिटिश विस्तार एवं प्रशासन, तो कौन सा मुद्दा मीर कासिम एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण था? तो मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यहाँ पर क्या था, कंपनी द्वारा अंतर्देशीय व्यापार पर पूर्णतया समापन के कारण ही इनका झगड़ा बना हुआ था। मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण आंतरिक व्यापार पर लगे करों को लेकर आरंभ हुआ था। कंपनी को 1717 में फर्रुखसियार ने एक फरमान द्वारा आयात तथा निर्यात कर से छूट दे दी। उस पर कोई बहस नहीं थी। नवाब ने केवल उस दस्तक का प्रश्न उठाया जो कलकत्ता काउंसिल के प्रधान ने दी हुई थी तथा उसके अनुसार कर को छूट होती थी, तथा जिसकी सहायता से कंपनी के अधिकारी अपना निजी व्यापार करते थे और नवाब को कर से वंचित रखते थे। यही नहीं, अब इन अधिकारियों ने यह दस्तक
तक धन लेकर भारतीय व्यापारियों को देना प्रारंभ कर दिया, जिससे शेष मिलने वाला कर भी समाप्त हो गया। इस आंतरिक व्यापार के दुरुपयोग से नवाब की आय बहुत कम हो गई थी। भारतीय प्रजा असहाय हो गई थी। मीर कासिम ने अंततोगत्वा कठोर कार्यवाही की तथा सभी आंतरिक कर हटा लिए। अब भारतीय व्यापारी भी अंग्रेज व्यापारियों के समान हो गए। अगला क्वेश्चन है, अब बक्सर का युद्ध अंग्रेज और भारतीय शक्तियों के एक संघ के बीच हुआ था। संघ में कौन कौन से सम्मिलित हैं? तो बक्सर का युद्ध अंग्रेज और भारतीय शक्तियों, तो संघ बताना है कि कौन कौन से थे। तो दिल्ली का बहादुर शाह, शुजा-उद-दौला और मीर कासिम। तो बक्सर का युद्ध अंग्रेज और भारतीय संघ के बीच हुआ था। भारतीय संघ में एक तो अवध का नवाब शुजा-उद-दौला था और दिल्ली का बादशाह शाह आलम और मीर कासिम सम्मिलित था। आगे देखते हैं, और बक्सर में कौन जीता था? तो ये भारतीय संघ हार गया था और अंग्रेज यहाँ पर जीत गए थे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो यहाँ पर दीवानी का अधिकार प्राप्त करना, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध से पहले क्या हो जाता है? यहाँ पर ब्लैक हॉर्स ट्रेजेडी हो जाती है। तो 4th नंबर सबसे पहले आएगा, यानी डी ऑप्शन सबसे पहले है। फिर उसके बाद प्लासी का युद्ध होता है, फिर बक्सर का युद्ध होता है और दीवानी का अधिकार फाइनली उनको प्राप्त हो जाता है। तो यही चीज़ें, ब्लैक होल ट्रेजेडी 20 जून 1756 ईस्वी को प्लासी का युद्ध, 23 जून 1757 ईस्वी को बक्सर का युद्ध, 22 अक्टूबर 1764 को दीवानी का अधिकार इलाहाबाद की संधि में अगस्त 1765 को मिल जाता है। आगे, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ था? तो कौन भारतीय शासकों में सर्वप्रथम सम्मिलित हुए थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? निज़ाम अली। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय शासकों के साथ सहायक संधि की। सहायक संधि पर सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने हस्ताक्षर किए। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से ये है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले सबसे पहले 1798 में हैदराबाद थे। हैदराबाद में कौन था? निज़ाम अली। तो निज़ाम अली ही सहायक संधि को क्या करेंगे? सबसे पहले स्वीकार करे थे। इसके बाद सहायक संधि स्वीकार करने वाले अन्य राज्य थे मैसूर, सबसे पहले मैसूर हो गया। मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा और बडार के भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछली, बूंदी, भरतपुर इत्यादि। सबसे पहले है हैदराबाद, फिर है तंजौर और अवध। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संसदीय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास एवं बम्बई के ऊपर पर्यवेक्षी प्राधिकार प्रदान किया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पर सही हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को कुछ विशेष मामलों में मद्रास तथा बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कानून के तहत न्यायिक एवं प्रशासनिक शक्तियों के पृथक्कीकरण में कारक था? तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस अपने न्यायिक सुधारों को 1793 तक अंतिम रूप देकर कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्कीकरण पर आधारित था। उसने कर तथा न्याय प्रशासनों को पृथक कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने किया था? तो स्थायी बंदोबस्त का विचार जो है वो किया था फिलिप्स फ्रांसिस ने। किसने किया था? फिलिप्स फ्रांसिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का विचार जो है सर्वप्रथम फिलिप्स फ्रांसिस ने किया था। आगे है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारों के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया था? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जेम्स ग्रांट। बंगाल के जमींदारों को कर संग्रह करता तथा भूमि का स्वामी माना जाए, इस प्रश्न पर जॉन शोर तथा जेम्स ग्रांट के विचार विपरीत थे। शोर जो है वो जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार करता था, जबकि ग्रांट जो है समस्त भूमि का स्वामी स्वीकार
स्वामी सरकार को मानता था। जमींदार केवल उसकी ओर से कर संग्रह करता था। अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग द्वारा भू राजस्व की पंचवर्षीय कृषि व्यवस्था परिवर्तित करने के मुख्य कारण क्या क्या थे? तो वारेन हेस्टिंग द्वारा भू राजस्व की पंचवर्षीय कृषि व्यवस्था के कारण क्या क्या थे? तो यहाँ पर सबसे पहले है कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग की अक्षमता, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा दिए गए निर्देश, ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए किसानों के एक वर्ग का सृजन और भूमि के सबसे पहला ही यहाँ पर सही है, कंपनी के व्यापारियों द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करके हेस्टिंग की अक्षमता। आगे देखते हैं, निम्नलिखित आयोगों के गठन का सही तिथि क्रम क्या है? तो सही तिथि क्रम यहाँ पर पूछा है, तो सबसे पहले है मैकडोनेल आयोग। तो आयोग वाला है वो एक मैंने अलग से टॉपिक बनाया है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो सारे आयोग को ही करा रखा है क्योंकि यूजीसी नेट ने एक बार पूछा था, सारे आयोग का क्रम लगाना था। तो यहाँ पर देखते हैं मैकडोनेल जो है आयोग, फिर है प्रथम औद्योगिक आयोग, तीसरा है प्रथम वित्तीय आयोग। मैकडोनेल आयोग का गठन 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। भारतीय सार्वजनिक मांग के उत्तर स्वरूप सरकार ने 1916 में एक औद्योगिक कमीशन का गठन किया था और 1921 में प्रथम वित्तीय आयोग यानी फिस्कल कमीशन, वित्तीय आयोग को ही फिस्कल कमीशन जो कि 1921 में गठन हुआ था, और औद्योगिक कमीशन 1916 में औद्योगिक, 1921 में फिस्कल या फिर वित्तीय आयोग। अगला क्वेश्चन है, समाज सुधारकों से संबंधित सत्यशोधक मंडल की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले हो जाएंगे, ए ऑप्शन सही है। पश्चिम भारत में ज्योतिबा गोविंद राव फूले ने निम्न जातियों के लिए संघर्ष किया। ज्योतिराव का जन्म पुणे में माली कुल में हुआ था। तो ज्योतिराव फूले जो है माली कुल के थे। इनके पूर्वज पेशवाओं को पुष्प मालाएं इत्यादि उपलब्ध कराया करते थे, इसलिए उन्हें फूले कहा जाता था। 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक सभा यानी सत्य को खोजने वाला समाज बनाई गई, जिसका उद्देश्य था समाज में कमजोर वर्ग को सामाजिक न्याय दिला सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाला भारतीय नेता कौन था? तो सती प्रथा की समाप्ति ना हो मतलब वो सती प्रथा को प्रमोट कर रहे थे, तो राधा कांत देव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राधा कांत देव। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा की समाप्ति के लिए संघर्षपूर्ण आंदोलन चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप विलियम बेंटिक ने 1829 में अधिनियम 17 के तहत सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। राजा राम के सती प्रथा समाप्ति के लिए चलाए गए आंदोलन का विरोध राधा कांत देव ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की वृद्धि का जोरदार समर्थन किया। तो बिल्कुल किया। मैकाले का विश्वास था कि अंग्रेजी शिक्षा से वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहन मिलेगा, भारत में औद्योगिकरण होगा। तो दोनों ही चीज़ें क्या है यहाँ पर सही नहीं है, ए सही है और आर यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है यहाँ पर देखते हैं कि मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की वृद्धि का जोरदार समर्थन किया, क्योंकि वह प्राच्य विद्या को निकृष्ट समझता था। संभवतः वह पुरुषों की एक ऐसी श्रेणी उत्पन्न करना चाहता था जो रक्त और रंग से भारतीय हो, परंतु अपनी प्रवृत्ति, विचार, नैतिक मापदंड और प्रज्ञा से अंग्रेज अर्थात ब्राउन रंग के अंग्रेज बनना चाहता था, जो कंपनी के निम्न स्तरीय कार्य संभाल सकें। अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? तो ये है अडियार में। थियोसॉफिकल सोसाइटी उन पश्चिमी विद्वानों द्वारा आरंभ की गई जो भारतीय संस्कृति और विचारों से प्रभावित हुए थे। 1875 में मैडम H.P. ब्लावेट्स्की, एक जर्मन रूसी रक्त की महिला, ने इस सोसाइटी की नींव अमेरिका में रखी। कुछ समय पश्चात कर्नल M.S. ऑलकोट भी उनसे जा मिले। 1882 में उन्होंने अपनी सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास नगर के समीप एक बस्ती अडियार में स्थापित किया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरजातीय एवं विधवा पुनर्विवाह से संबंधित 1872 का अधिनियम क्या कहलाता है? तो 1872 का अधिनियम अंतरजातीय, तो ये हो जाएगा ब्रह्म मैरिज एक्ट। अंतरजातीय एवं विधवा पुनर्विवाह जो है 1872 ब्रह्म मैरिज एक्ट। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 में ब्रह्म विवाह कानून बना, जिसके जरिए बहु विवाह एवं बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी गई तथा अंतरजातीय विवाह एवं विधवा विवाह को विधि संगत घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्ति और यहाँ पर प्रथाएं हैं। तो बाल गंगाधर तिलक हो गए कर्मण स्लीमैन तो हैं ठगी के, तो यहाँ पर 4 नंबर हो गया। ईश्वरचंद विद्यासागर हैं, ये हैं 5 नंबर पे। राजा राम मोहन राय हो जाएंगे सती पे, तो इस हिसाब से। और बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे बहु विवाह से संबंधित होंगे। यहाँ पर देखते हैं 2 4 5 3 2 एक बार फिर से देखते हैं इसको। राजा राम मोहन राय जो हैं वो ठगी वाले सती प्रथा हो गए, तो 3 नंबर यहाँ पर हो जाएगा। ईश्वरचंद विद्यासागर हो जाएंगे 5 नंबर। विधवा पुनर्विवाह कर्नल स्लीमैन हो जाएंगे 4 5 3 और बाल गंगाधर तिलक का है बाल विवाह से संबंधित प्रथाओं को समाप्त करने के लिए इन्होंने जोर दिया था। तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जो है बाल विवाह से, ना कि बहु विवाह से संबंधित। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार विस्तार से। बाल गंगाधर तिलक जो है बाल गंगाधर तिलक जो है बाल विवाह तिलक ने सम्मति आयु अधिकतम का विरोध किया था। मतलब यहाँ पर आयु का जो बढ़ाने का था, उन्होंने इसका विरोध किया था। कर्नल स्लीमैन ने ठगी वाला, विलियम बेंटिक के कर्नल ने समाप्त किया था। और ईश्वरचंद विद्यासागर का पता है विधवा पुनर्विवाह, राजा राम मोहन राय का सती प्रथा। आगे देखते हैं जोनाथन डंकन, सर विलियम जोन्स, यहाँ पर फिर से निर्माता है और दूसरी तरफ संस्थाएं हैं। तो विलियम जोन्स की तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो यहाँ पे 1 नंबर हो जाएगा। जोनाथन डंकन, तो यहाँ पर देख लेते हैं। और बी नंबर पर है ए, तो बी में एक ही है, यानी कि बी ऑप्शन ही यहाँ पर सही है। बाकी देखते हैं, जोनाथन डंकन का हो जाएगा संस्कृत कॉलेज। सर विलियम जोन्स हमने देख लिया था। वारेन हेस्टिंग का हो जाएगा कलकत्ता मदरसा। और विलियम बेंटिक का हो जाएगा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। आगे देखते हैं, यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। कब की थी? 1784। तो डेट भी हमें याद रखना है, क्योंकि अक्सर एक समय पर सर विलियम जोन्स से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अभी तो नहीं आते हैं, लेकिन एक समय पर था कि हमेशा एशियाटिक सोसाइटी आपको मिलेगा। ये था 2012 का जो पेपर है 13 में, उसी में है ये। अक्सर ये क्वेश्चन आता था। आगे है 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा स्थापित किया। तो वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज खोला था। विलियम बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग ने निम्नलिखित में से किसके विकास पर विशेष जोर दिया? तो आंसर हो जाएगा हमारा प्राथमिक शिक्षा। तो हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर बहुत जोर दिया। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया। आगे देखते हैं, यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? यंग बंगाल जो है बंगाल में हेनरी विवियन डेरोजियो। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यंग बंगाल के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो थे, हिस्ट्री के प्रोफेसर थे।
और ये कम ही आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी तथा इतिहास के शिक्षक रहे हैं। उन्होंने कॉलेज के युवाओं को समानता, स्वतंत्रता और सत्यता के प्रति प्रेरित किया। उन्होंने नारी अधिकार और शिक्षा पर जोरदार समर्थन किया और 1831 ईस्वी में डेरोजियो की मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है 1881 में प्रथम फैक्ट्री एक्ट अधिनियम किस से संबंधित है? तो मजदूरी से है, पर कौन सी मजदूरी? तो बाल मजदूरी से संबंधित है। 1881 का बाल मजदूरी से संबंधित है। आगे देखते हैं। रिपन ने भारतीय मिल मजदूरों की अवस्था को सुधारने के लिए 1881 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री एक्ट पारित किया था। यहाँ से भी यूजीसी नेट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, सबसे पहले तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित हुआ था? 1881 में। किसके समय? रिपन के समय। और ये फैक्ट्री जो एक्ट है वो किसके लिए था? तो बाल मजदूरी के लिए था। जहां 100 से अधिक श्रमिक काम करते थे, उसमें कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की अवस्था को नियमित किया गया तथा सुधारा गया। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम नहीं कर सकते थे। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम करने के लिए समय निश्चित किया गया। आगे देखते हैं। सूची 1 और 2 से मिलान करना है। केशव चंद्र सेन, लाला हंसराज, गोपाल कृष्ण गोखले और महादेव गोविंद रानाडे। तो यहाँ पर केशव चंद्र सेन का हो जाएगा साधारण ब्रह्म समाज, गोपाल कृष्ण गोखले और गोविंद रानाडे का पूना सार्वजनिक सभा। तो ए का है दूसरा, ए का दूसरा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होना चाहिए। तो सी ऑप्शन ही यहाँ पर सही है। बाकी देख लेते हैं। लाला हंसराज का है आर्य समाज। लाला हंसराज का क्या है? आर्य समाज। गोपाल कृष्ण गोखले जी का है भारत सेवक समाज, भारत सेवक समाज। और गोविंद रानाडे का हो गया पूना सार्वजनिक समाज। तो फिर से देख लेते। केशव चंद्र सेन का है साधारण ब्रह्म समाज। लाला हंसराज का है आर्य समाज। गोपाल कृष्ण गोखले का भारत सेवक समाज। और महादेव गोविंद रानाडे इनका हो जाएगा पूना सार्वजनिक समाज। आगे देख लेते हैं। व्याख्या में भी यही है। केशव चंद्र सेन का साधारण ब्रह्म समाज, लाला हंसराज का आर्य समाज, गोपाल कृष्ण गोखले का भारत सेवक समाज, महादेव गोविंद रानाडे पूना सार्वजनिक सभा। आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह के पश्चात परिवर्तित स्थिति में ब्रिटिश सेना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो बंगाल, बम्बई, मद्रास की तीनों सेनाओं का पृथक्य बना रहा। यूपी के ब्राह्मण तत्व को बढ़ा दिया गया। भारतीयों के अनुपात में यूरोपीय सैन्य दल में वृद्धि हुई और अफसर यूरोपीय ही बने रहे। तो यहाँ पर यूपी के ब्राह्मण तत्व को बढ़ाया नहीं गया। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही नहीं होगा। बल्कि यहाँ पर 1857 के विद्रोह में जिन जिन प्रदेशों के लोगों ने विद्रोह में भाग लिया, वहाँ सैनिक भर्ती लगभग बंद कर दी गई तथा उन प्रदेशों में विकास योजनाएं भी लागू नहीं की गई। आगे है अगला क्वेश्चन। इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि तथा कथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता संग्राम था। तो आंसर हो जाएगा आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार। आगे देखते हैं। एक पूछता है यहीं से एक क्वेश्चन कि स्वतंत्रता संग्राम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, मतलब राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर लेखन किसने सबसे पहले 1857 को कहा था? तो पीडी सावरकर ने। और मजूमदार ने कहा था ना तो ये राष्ट्रीय, ना तो ये प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। और एस एन सेन ने 1857 रिवोल्ट कहा है, विद्रोह कहा है।
तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है। और ये सरकारी इतिहासकार थे, मतलब सरकार ने इनको जिम्मा दिया था कि आप 1857 रिवोल्ट पर क्या करें, लेखन कार्य करें। आगे देखते हैं। ए और आर जो हैं, भगत जवाहर मल ने कूका आंदोलन चलाया। ये खालसा को पुनर्जीवित करना चाहते थे, ये है। तो यहाँ पर जो सही है वो है, दोनों ही सही हैं। तो भगत जवाहर मल ने कूका आंदोलन चलाया था। क्यों चलाया था? क्योंकि वो खालसा को ही पुनर्जीवित करना चाह रहे थे। भगत जवाहर मल ने कूका आंदोलन चलाया, वह इसे आंदोलन के माध्यम से खालसा को पुनर्जीवित करना चाहते थे। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा सम्मेलन हुआ था। तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था? सबसे पहले बम्बई में हुआ, फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये तीसरा सम्मेलन था। बदरुद्दीन तैयब जी, इस सम्मेलन में बदरुद्दीन तैयब जी को अध्यक्ष बनाया जाता है और फिर कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इस तीसरे सम्मेलन में प्रथम बार भारतीय भाषाओं को भाषण दिया गया तथा तैयब जी ने कांग्रेसी बनो का नारा दिया था। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लग गया था? तो आंसर हमारा इलाहाबाद अधिवेशन। और इलाहाबाद अधिवेशन में ही पहला जॉर्ज यूल को ही बनाया जाता है और ये पहले अंग्रेज यहाँ पर होते हैं इलाहाबाद वाले में, जो कि हुआ था 1880। आगे देखते हैं। फरवरी 1909 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो फरवरी 1909 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करने वाले जो हैं श्याम जी कृष्ण बर्मन हो जाते हैं। श्याम जी कृष्ण बर्मन है पश्चिम भारत के काठियावाड़ प्रदेश के निवासी थे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की तथा बैरिस्टर बने। लंदन में फरवरी 1909 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने भारत स्वशासन समिति यानी इंडिया होम रूल सोसाइटी का संगठन किया, जिसे प्रायः इंडिया हाउस की संज्ञा दी जाती है। उन्होंने एक मासिक पत्रिका यानी इंडियन सोशियोलॉजी भी आरंभ की थी। अगला क्वेश्चन है, वरिंद्र कुमार घोष किससे संबंधित थे? तो वरिंद्र कुमार घोष जो है अनुशीलन समिति से संबंधित थे। तो बंगाल की अनुशीलन समिति पहली क्रांतिकारी संस्था थी, जिसकी स्थापना 1907 में वरिंद्र कुमार घोष जो अरविंदो घोष के भाई थे और भूपेंद्र ने की थी। अभिनव भारत संगठन, तो विनायक दामोदर सावरकर जी हो जाएंगे। 1904 में वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन बनाया था। मार्ले मिंटो सुधार का अधिक गहरा प्रयोजन, तो यहाँ पर भारत में एक वर्ग को दूसरे वर्ग के विरुद्ध लड़ाना ही क्या था? मार्ले मिंटो सुधार का प्रयोजन था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। यह संगठन मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ये संगठन मुसलमानों के लिए स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र स्थापित करना चाहता था। तो ये जो है ये दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी इसकी सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं बताना। चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट, लॉर्ड रिपन फैक्ट्री, लॉर्ड लिटिन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम और लॉर्ड कर्जन इंपीरियल कैडेट कोड। तो लॉर्ड लिटिन वाला जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो कर्जन के समय में ही पारित हुआ था। तो ये वाला सी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की थी? किसने इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की थी? तो एन.एम. जोशी ने की थी, जिसे एटक कहा गया। एम.एन. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से पृथक होकर
पृथक होकर, इससे एटक से पृथक होकर भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया। किसने? M.N. जोशी ने। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विरोधी की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों का असहाय तनाव में रखने की सहज प्रक्रिया बताई। यह टिप्पणी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में है? तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। आगे देखते हैं। तो ये वाले सारे जो हैं ये हो चुका है। ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई बचा तो नहीं रह गया। ये सारे के सारे हो चुके हैं। तो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। और प्लीज़ इस वीडियो को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिसको प्रैक्टिस करनी है UGC नेट की, वो कर सकता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो सारे के क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड ही हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।